ठीक है बच्चों, लिखो कार्बन इज वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन इज वर्सेटाइल एलिमेंट because it shows following characteristics because it shows following characteristics because it shows मतलब दर्शाता है बेटा। because it shows following characteristics। पहला हेडिंग डालो बेटा, कैटेनेशन। फर्स्ट, कैटेनेशन। कैटेनेशन कैटेनेशन पहला हेडिंग डालो, कैटेनेशन। द यूनिक प्रॉपर्टी द यूनिक प्रॉपर्टी the unique property of self linking the unique property of self linking of carbon atom through covalent bond through covalent bond through covalent bond to form to form to form straight chain comma branched chain, straight chain comma branched chain and ring chain बेटा, straight chains कार्बन। हाँ, उसमें उसमें पहला प्रॉपर्टी बेटा कैटेनेशन। लिखो स्ट्रेट चेन कमा ब्रांच्ड चेन एंड रिंग। बेटा फिर से रिपीट करो, कुंजल लिख लो बेटा। इसमें द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड to form straight chain, the unique property of self linking of carbon through covalent bond to form straight chain, branch chain and ring is called catenation। बच्चों कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि अपने साथ स्टेबल, जैसे कार्बन की, जैसे अगर हम आपको बताऊं बच्चों, तो कार्बन कार्बन बहुत लंबी चेन जुड़ सकती है, मोर देन 100 कार्बन तक ये चेन जा सकती है। समझ में आएंगे नहीं? तो कार्बन खुद से 100 कार्बन 150 कार्बन मतलब बहुत लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब इसकी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा है। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसकी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ज्यादा है, क्यों है? तो इसका दो कारण होता है बच्चों। एक तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2,4, सॉरी 2,4 होगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2,4। तो बेटा कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो जो ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल तभी होता है जब इसका वाला भी न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स लगाए और इसका वाला भी न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स लगाए। तो दोनों तरफ से जब ये बंधा होता है तो क्या होता है? स्टेबल होता है। तो बेटा देखो यहाँ कार्बन, तो ये बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो बेटा ये जो कार्बन का न्यूक्लियस है, वो कार्बन का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्ट करना चाहेगा, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन का रेजिस्टेंस मिलेगा। 2 ही इलेक्ट्रॉन तो बीच में रोकने वाले हैं। जैसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अप्रोच अट्रैक्ट करना चाहेगा तो 4 अपने वाले को अट्रैक्ट करेगा, 4 बाहर वालों से भी लेता है। बेटा कोवेलेंट बनाता है तो 4 अपने रहते, 4 बाहर से लेता है कि नहीं लेता है? तो अपने वालों को तो कर ही लेगा, बाहर वालों को भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो ऐसे अगला वाला कार्बन भी अपने वाले को कर लेगा, बाहर वाले, तो इनकी लिंकिंग स्ट्रांग हो जाती है। समझ लो कि नहीं? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कार्बन का छोटा होना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कम होना, जिससे बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या पड़ेंगे? कम। एग्जाम्पल बताता हूं बच्चों, एक और होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन होता है, उसका सिलिकॉन का 14 होता है, एटॉमिक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। तो बेटा इसका कितना होगा? सिलिकॉन का करोगे इलेक्ट्रॉनिक 2,8,4। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कार्बन तो 100 से ज्यादा चेन बना सकता है, क्या सिलिकॉन भी बना सकता है?
तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं बना सकता? ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे सिलिकॉन का न्यूक्लियस अगर फोर्स लगाना चाहेगा तो इसके बाद इस बार इसको 10 इलेक्ट्रॉन रोकेंगे। अरे बीच में 10 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और यहां कितने रोकेंगे? बॉन्ड कौन बनाता है? बाहर वाले। तो बाहर वाले 4 और किसी और से 4 लेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन को अपने पास इसको भी पकड़ के रखना है, इसको भी पकड़ के रखना है। तो न्यूक्लियस जब पास बीच में रोकने वाले कम रहेंगे तो अब आराम से पकड़ लेगा ना, उसको आराम से अट्रैक्ट कर लेगा ना। लेकिन रोकने वाला ज्यादा रहेंगे तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। समझ में रहेंगे नहीं बात? इसीलिए बच्चों कार्बन, हालांकि रीजन आपको नहीं बताना है, आपसे बस इतना ही पूछेगा कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है, कार्बन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्यों फॉर्मेशन करता है। तो उसका पहला रीजन क्या है? कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब बस ये होता है कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन विद इटसेल्फ थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, अपने आप के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ने की जो इसकी एबिलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। और जुड़ के ये क्या क्या बनाता है? स्ट्रेट चेन बनाता है, कार्बन की सीधी सीधी चेन, इधर भी 100 इधर भी 100 बना दिया, ठीक है ना, बनाते रहा। या क्या बना सकता है? ब्रांच बना सकता है। ब्रांच बनाने का मतलब क्या है? ऐसा भी कर सकता है कि ऐसे ऐसे जुड़ा, फिर ऊपर भी जुड़ गया, ऊपर भी बन गया, तो ये ब्रांच, यहां भी ब्रांच निकल गई, तो ये ब्रांच भी बना सकता है, हर तरफ बना सकता है। तो इसलिए कार्बन के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल नेचर में मिलते हैं। दूसरा ये क्या कर सकता है बच्चों? रिंग भी बना सकता है। जैसे अगर आप 3 ये कार्बन का ऐसे 4 कार्बन, ये रिंग भी बना सकता है। तो इसी वजह से कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा नंबर में पाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। बच्चों क्यों है मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया, हालांकि आपके सिलेबस में क्यों है ये नहीं बताना, समझ में आ रहा है ना, लेकिन मैंने आइडिया बताया जिससे आपको याद रहेगा। दूसरा दूसरा प्रॉपर्टी लिखो बच्चों, टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा, टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। बच्चों कार्बन के पास कार्बन की टेट्रा कोवेलेंसी कितनी है? कोवेलेंसी कितनी है? 4। टेट्रा मतलब क्या होता है? 4। टेट्रा मतलब क्या होता है? 4। तो देखो बच्चों, कार्बन एक साथ, कार्बन के कितने हाथ हैं? 4। तो ये 4 हाथ है, तो ये 4 लोगों को, अलग अलग लोगों को पकड़ सकता है, अपने जैसे को भी 4 को पकड़ सकता है, फिर वो अपने जैसे 4 को पकड़ सकता है, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। और जो बनाता भी है बॉन्ड वो स्टेबल बनाता है। तो इसका दूसरा कारण, जैसे जिसकी कोवेलेंसी 3 है, जिसकी कोवेलेंसी 2 है, उसकी तुलना में जिसकी इसकी कोवेलेंसी कितनी है? 4 है, तो 4 वाला ज्यादा बॉन्ड, ज्यादा मॉलिक्यूल बना पाएगा। समझ रहे ना? तो दूसरा रीजन क्या है? टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। तो इसमें तो पता है ना आपको, आउटर ऑर्बिट में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो इट कैन फॉर्म 4 डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड। ये लिखने की जरूरत नहीं, पहला कैटेनेशन क्योंकि नया टर्म था तो उसको लिखा दे। अगला लिखो बच्चों, टेंडेंसी, तीसरा पॉइंट, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। बच्चों ये अपने थ्रू सिंगल सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, ये अपने थ्रू डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, और ये अपने थ्रू ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, ठीक है ना। मतलब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड पढ़ लिया था ना कल। तो बच्चों ये अपने थ्रू सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, और तीनों ही सिचुएशन में वो स्टेबल है। समझ में आ रहा है? तो ये इसका तीसरा रीजन है। याद करते हैं ना एग्जाम में, ये वाला बता दे रहा हूं मैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये टॉपिक नंबर यहाँ पे 4.2 है, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बार बोर्ड में वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पे क्वेश्चन आया है, सबसे ज्यादा बार। अगला लिखो बच्चों, आइसोमेरिज्म। हाँ, क्या बेटा? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बताओ। नहीं बेटा, जैसे इसके पास टोटल 4 ही आते, कुंजल का एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सही डाउट है, गलत डाउट नहीं है बेटा। कुंजल का एक क्वेश्चन है कि सर कार्बन के पास 4 हाथ है, ऐसा नहीं, वैलेंसी मतलब 4 अलग अलग बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जब ये डबल बॉन्ड बना लेगा तो फिर क्या 4 अलग अलग लोगों से जुड़ेगा? नहीं। तो 2 हाथ तो उसने एक तरफ कर दिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो एक को दे दिए ना। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो जब 2 एक ही तरफ कर दिए तो बचे कितने? 2। तो 2 से और जुड़ेगा। 3 एक ही तरफ कर दिए बेटा तो 3 तो दे दिए,
अब एक से जुड़ेगा बस, समझ रहे हो? तो ऐसी बात नहीं है, अगर उसने डबल बनाया तो अब वो केवल दो से जुड़ सकता है। अगर वो ट्रिपल बना ले अब केवल वो एक से जुड़ सकता है, ट्रिपल को छोड़ के, ठीक है ना? डबल को छोड़ के केवल दो से जुड़ सकता है, ठीक है बेटा? चार बॉन्ड तब भी हुआ, ठीक है, लेकिन उसमें एक डबल बॉन्ड हुआ। लेकिन आपने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा कि फोर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ सकता है? नहीं, अब वो मैक्सिमम तीन डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ सकता है अगर डबल बॉन्ड बनाया है। लेकिन अगर अगर लेकिन आपने मुझसे ये क्वेश्चन अगर दोबारा मॉडिफाई करके पूछा कि सर बॉन्ड कितने बनाएगा, तो बॉन्ड अभी भी चार है बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड को एक दो गिनूंगा, जैसे आप मुझसे पूछो कितना बॉन्ड है, तो चार बॉन्ड है। ये दो तो है ना, डबल कह तो रहा हूं, मतलब दो बॉन्ड एक साथ बन गए, एक ही के साथ बन गए, तो बॉन्ड चार है। लेकिन ये जुड़ कितने के साथ सकता है? अगर डबल बॉन्ड बना लिया तो तीन के साथ, मतलब एक तो डबल बॉन्ड जिसके साथ बनाया, अब उसका दो लोगों से और जुड़ सकता है। क्लियर है कि नहीं बात? ये कुंजल क्लियर है बेटा? तो दो लोगों से और जुड़ सकते हैं, तो ये इसका सिस्टम क्लियर आप लोगों को? बच्चों इसमें एक लिखो, इसी में आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, आइसो में इसी में आइसोमेरिज्म, या इसमें नहीं, हाँ ठीक है इसमें लिख लो आइसोमेरिज्म बेटा, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, इसका शायद चौथा पॉइंट होगा, इसमें लिख लो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। आइसोमेरिज्म क्या होता है तो पहले लिख लो, इसके बाद लिखो, लिखो बच्चों, आई it is the process, it is the phenomena in which, it is the phenomena in which, it is the phenomena in which two carbon compounds, two carbon compounds, it is the phenomena in which two carbon compounds have same molecular formula, have same molecular formula, have same molecular formula but different structure, but different structure, molecular formula but different structure, but different structure, ठीक है, but different structure, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्लस डिफरेंट स्ट्रक्चर। बच्चे देखो, कार्बन जो है अलग अलग तो बना भी सकता है, बना ही सकता है, लेकिन सेम बने रहा तो उनमें भी वेरिएशन दिखा सकता है। कैसे? तो समझो इसको, इसको समझो बच्चों, आइसोमेरिज्म को क्या मतलब इसका। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं एक कंपाउंड का, इसका नाम बच्चों C4H10। अभी आप आगे इसका नाम जान जाओगे क्या कहते हैं इसको, ठीक है ना? इसको ऐसे इसका नाम होता है ब्यूटेन। क्या नाम होता है इसका? ब्यूटेन। तो आपको आगे पता चल जाएगा, मैं नॉमेनक्लेचर जब आपको बताऊंगा, इसका नाम क्या होता है? ब्यूटेन। तो देखो ब्यूटेन कैसे कैसे मैं बना सकता हूं, तो चार कार्बन सीधा सीधा लगा दूं, चार कार्बन लगाना है ना, सीधा सीधा लगा दूं। इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड इधर बन चुका है, तो इस वाले कार्बन को कितना चाहिए? तीन, तो तीन हाइड्रोजन लगा दो। इसको कितना लगा दोगे? इस पे दो लगा दो। इस पे कितना लगा दो? दो लगा दो। इस पे कितना लगा दो? तीन लगा दो। ये ऑटोमेटिक गिनोगे ना, ये 10 ही आएंगे। तुम अगर लॉजिक से बनाओगे, गिनोगे तो 10 ही आएंगे। गिन के देख लो, चार ऊपर चार नीचे, दो साइड साइड में। अगर तुम बस ये ध्यान देते हो हर कार्बन पे चार हाइड्रोजन होने चाहिए या चार बॉन्ड हर कार्बन का होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो ऊपर वाला फॉर्मूला सही आएगा, ठीक है ना? एज्यूमिंग कि सब में सिंगल बॉन्ड है ऐसा। तो अभी मान लो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, आप ये सब ज्यादा फोकस अभी मत करो, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का बात आ गया है तो इसको यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं। अब देखो जो सेम फॉर्मूला, सेम कंपाउंड को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, तीन ऐसे सीधा कर दिया, एक नीचे कर दिया। अब हाइड्रोजन बना दो, तो इसमें कितना बनेगा? तीन। इसमें कितना बनेगा? एक। बेटा तीन बना लिया इसने ऑलरेडी, एक बनेगा। इसमें कितना बनेगा? तीन। एक थोड़ा और मुझे ऊपर करना पड़ेगा। इस पे कितना बनेगा बच्चों? तीन। इस पे कितना बनेगा? तीन। फॉर्मूला चेक करो, अभी भी हाइड्रोजन 10 आएंगे, चेक कर लो 10 आएंगे। तो बेटा इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C4H10। इसका भी केमिकल फॉर्मूला क्या है? C4H10। लेकिन स्ट्रक्चर में दोनों क्या है? डिफरेंट है। इसी को क्या बोलते हैं? आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर।
और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है बेटा, आइसोमर है। और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। बना लो इसको, एग्जाम्पल के लिए बस बता रहा हूं। हाँ बताओ। कुछ 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 हाँ, मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। हाँ, लेकिन जो स्ट्रक्चर पे कुछ कुछ आपका अलग हो जाएगा, कुछ कुछ अलग हो जाता है। जब आप 12th में जाएंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नामक चैप्टर देखने को मिलेगा, उसके अंदर आप पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में। वैसे एग्जाम्पल लिख लो, ये आगे मैं बता दूंगा बच्चों, बनाने अपने आ जाएगा। अब देखो मैं तीन क्यों नहीं लिया? सर बोले कि सर मैं 3 के साथ भी ऐसा कर सकता हूँ क्या? तो 3 के साथ तुम कर ही नहीं सकते, आइसोमेरिज्म बना ही नहीं सकते 3 के साथ। जैसे मैं 3 कार्बन, मैं बोलूँ कि सर ये तो फन है, अगर मैं 3 कार्बन ले लेता हूँ और मैं सोचूं इससे आइसोमेरिज्म शो करके आपको दिखाऊं, तो क्या बनाऊंगा? अब सोचूंगा कि अच्छा अब की बार 2 सीधा बना लेता हूं और 1 का चेन बना लेता हूं, तब भी तो बात वही हुई। अरे बस चेन घूम तो गया लेकिन सीधा ही तो रहा, मतलब स्ट्रेट ही तो रहा, ब्रांचिंग तो नहीं हुई ना। तो आइसोमेरिज्म 4 से ऊपर में पॉसिबल है, इसीलिए मैंने 4 लिया। क्लियर है आप लोग को? कोई दिक्कत बच्चों? इसमें 4 वाले में बस एक ही पॉसिबल है, 5 वाला लेता तो 3 पॉसिबल थे, लेकिन वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके लिए आपका 11th और 12th वेट कर रहा है कि आइए, ठीक है ना। साइंस क्या कर रहा है? वेट कर रहा है आप लोग का। इससे ज्यादा पढ़ना है ना तो आओ फिर बताते हैं। आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, फिर दो पहले वाले के 4 टाइप, दूसरे वाले के 3 टाइप, 7 टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है ना। तो पूरा 12th आपका इंतजार, 11th 12th मिल के इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। ठीक है, अभी ठीक है, ये ठीक है आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अब लिखो हाइड्रोकार्बन्स, हेडिंग डालो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन लिखो। द कंपाउंड विच कंटेन, द कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, द कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। देखो इट इज ऑफ 2 टाइप, इट इज ऑफ 2 टाइप। पहला लिखो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 2 टाइप का हाइड्रोकार्बन मतलब बच्चों नाम बता रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन 2 ही रहे, तो इसे पहला लिखो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। देखो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच्चों क्या होता है? ओनली सिंगल बॉन्ड, लिखो इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स। बच्चों हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो उसमें डाउट ही नहीं रखना है। हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता अपने जीवन में, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखो बेटा, क्या लिखे इसमें? हाँ, कार्बन ओनली फॉर्म सिंगल बॉन्ड इन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन केवल क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। जब सिंगल बनाएगा तो उसको हम क्या करेंगे? सेचुरेटेड कहेंगे, ठीक है बच्चों। क्या हुआ? कार्बन ओनली फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड इन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो बच्चों इसमें एग्जांपल होता है एल्कीन, क्या होता है? इनको क्या कहते हैं? एल्कीन। क्या कहते हैं इनको? एल्कीन। क्या कहते हैं इनको? एल्कीन। एल्कीन बेटा इनका फॉर्मूला भी होता है CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक है ना। और बच्चों यहां पे आपको थोड़ा सा मैं परिचय बता रहा हूं। अगर एक कार्बन हो तो कंपाउंड का स्टार्टिंग होता है मेथ से, एक कार्बन होगा तो किससे होगा? मेथ से। एक कार्बन हो तो मेथ से, एक कार्बन हो तो नाम क्या रखा जाता है? मेथ।
2 कार्बन होगा तो नाम क्या रखा जाएगा? एथ। 3 कार्बन होगा तो नाम क्या रखा जाएगा? प्रोप। 4 कार्बन होगा तो नाम क्या रखा जाएगा? ब्यूट। 5 कार्बन होगा तो नाम क्या रखा जाएगा? पेंट। 6 कार्बन होगा तो नाम क्या रखा जाएगा? हेक्स। 7 कार्बन होगा तो नाम क्या रखा जाएगा? हेप्ट। हेप्ट। 8 कार्बन होगा तो नाम क्या रखा जाएगा? ऑक्ट। 9 कार्बन होगा तो नाम क्या रखा जाएगा? नॉन। 10 कार्बन होगा तो नाम क्या रखा जाएगा? डिक। ठीक है ना? तो ये लिख लेना, ए मिथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डिक। ठीक है ना? याद है तो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं लिख लेंगे। अगर एक कार्बन होगा तो अभी आगे क्या करना है बताऊंगा, बस ये नॉमेनक्लेचर टाइप का एक चीज है। जैसे एक कार्बन हो तो स्टार्टिंग कंपाउंड की मेथ से होगी, अब आगे क्या लगेगा वो आगे बताएंगे। एल्केन लगे रहेगा तो आगे क्या लगेगा, एल्कीन रहेगा तो आगे बताएंगे क्या होगा। ये पता है सबको, लिखना है, जिसको पता नहीं है लिख लो, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डिक। ठीक है ना? नॉन डिक हो गया है, पता है। तो बच्चों जैसे अगर यहां पे मैं एल्केन बनाऊं, तो एल्केन बनाऊं तो एन की वैल्यू 1 रखो, तो एन की वैल्यू 1 रखोगे तो एन 1, और एच का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 इंटू 1 प्लस 2, तो क्या बनेगा? ये CH4। CH4 इसको क्या कहते हैं? मीथेन। क्या कहते हैं इसको? मेथ। बच्चों एक कार्बन है तो क्या कहेंगे? मेथ। और एल्केन है तो लास्ट में इसके नाम का लग जाएगा एन। क्या लगेगा लास्ट में? एन। लास्ट में क्या लगा दोगे? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। एल्केन के लिए क्या लगा दोगे? एन, मीथेन। 2 कार्बन है बच्चों, एन की वैल्यू यहां 2 रखो, C2H इंटू 2 प्लस 2, तो बेटा कितना बनेगा? C2H6। नाम बताओ इसका क्या होगा? इथेन। नाम क्या होगा? इथेन। ठीक है। तीसरा बताओ कुंजल, फॉर्मूला बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ कुंजल। प्रोपेन। प्रोपेन वंस। अगले वाले का नाम बताओ और फॉर्मूला। हाँ, C4H10, ये क्या होगा? ब्यूटेन होगा। समझ रहे हो ना? ऐसे चलते जाएंगे, सीरीज यहीं पे खत्म नहीं होती है, आगे भी जाती है। डोडेक ऐसे करके बढ़ती है। ठीक है ना? ट्राइडेक, टेट्राडेक। ठीक है ना? लेकिन अब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक, अभी आप हायर क्लासेस में जाएंगे वहां भी नहीं पढ़ना है, वहां भी मोस्ट प्रोबेबली 10 तक ही रहता है। ठीक है ना? तो बच्चों ये सब क्या है? ये एल्केन है, ये सब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मतलब अगर किसी को भी एक्सपैंड करके देखोगे, जैसे प्रोपेन को एक्सपैंड करके देखोगे, तो प्रोपेन में सब कार्बन के बीच में, प्रोपेन तुम देख के केमिकल फार्मूला भी पहचान सकते हो कि प्रोपेन है कि क्या है। इसमें सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो अगर इसको 3 चाहिए, 4 चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। देखो ये हाइड्रोजन है, 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 ये हाइड्रोजन। देख लो, गिन लो, अपने आप हो जाएंगे 8। तो कभी अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो बस 3 कार्बन सीधा सीधा बना दो, और अपने दिमाग से बस याद रखो कि हर कार्बन को कितना देना है? 4। एक एक तो अपने साथ जुड़ गया है, बस ऊपर देख लो किसको कितना देना है, तुम काउंट करोगे फॉर्मूले के हिसाब से सही बैठेगा। ठीक है ना? हो गया ये। देखो अगला लिखो, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड, दूसरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा अगर अनसेचुरेटेड कार्बन होगा तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन बिटवीन कार्बन एटम्स। मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द कार्बन एटम्स। मल्टीपल बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन द कार्बन एटम। मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द कार्बन एटम। मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द कार्बन एटम। कार्बन एटम के बीच में क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द कार्बन एटम। बच्चों ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं।
बेसिकली अभी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको दो टाइप के पढ़ने हैं बच्चों। इसमें होता है एल्कीन, एल्कीन, और आपके सिलेबस में व्हेन वन डबल बॉन्ड, वन और मोर डबल बॉन्ड, और मोर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन्स, बिटवीन कार्बन्स, ठीक है ना। दूसरा होता है बेटा एल्काइन, 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 एल्कीन और एल्काइन, व्हेन वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड exist between carbon atoms, ठीक है। exist between carbon atom, one or more triple bond exist between carbon atom। हाँ अरे, हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला डबल ही लेकिन लिखा गलत, डबल बॉन्ड, ठीक है। ठीक है बच्चों, सुनो यहां पे एक बात बताता हूं मैं, अभी एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, CnH2n, और यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं CnH2n -2, CnH2n -2, CnH2n -2, CnH2n। बच्चों इस फॉर्मूले का ड्रॉबैक याद रखना, ये तभी वैलिड होगा व्हेन ओनली वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट हो गए स्टिल उसका नाम एल्कीन होगा, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड नहीं। जैसे बच्चों आपके सिलेबस में जैसे एल्कीन अगर आपसे कोई पूछे तो एल्कीन में मैंने क्या लिखा है कि जब एक या उससे ज्यादा डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करे तो वो एल्कीन है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एकमात्र सिंगल डबल बॉन्ड अवेलेबल हो। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक ही कार्बन में जैसे चार कार्बन का एक ब्यूटेन, मतलब चार कार्बन का मैंने ले लिया कंपाउंड, उसके अंदर दोनों में डबल बॉन्ड दो बार बना दिया डबल बॉन्ड, तो पॉसिबिलिटी, तो बच्चों ये फॉर्मूला उस समय वैलिड नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा बेटा जब एक बॉन्ड बने, एक डबल बॉन्ड बने, और ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा when only one when only one ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अगर एक से ज्यादा हो गए तो स्टिल वो एल्काइन कहा जाएगा, लेकिन उसमें ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, समझ में है ना। ऐसा भी हो सकता है कि डबल और ट्रिपल एक ही कार्बन में मिल जाए, एक ही कंपाउंड में मिल जाए, तो उनको मैं दोनों कैटेगरी मतलब सिंपल उसको अनसेचुरेटेड कहते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन आपको अभी सिंपल सिंपल पढ़ना है, आपके सिलेबस में केवल एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, एक सॉरी एक डबल बॉन्ड रहेगा या एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, लेकिन बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं कि कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए कि क्या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाए तो एल्कीन नहीं कहेंगे, कहेंगे, लेकिन तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा आपका। इसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर एक से ज्यादा अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो क्या हम उसको एल्काइन नहीं कहेंगे, कहेंगे, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। बात सिंपल समझ में आ रहा है ना। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब एक एक हो, ठीक है बच्चों। तो नाम जैसे इसका अगर एक कार्बन में तो एल्कीन पॉसिबल ही नहीं है, एक कार्बन में डबल बॉन्ड बना सकते हो नहीं ना, मिनिमम तो दो चाहिए ना। तो बेटा अगर दो कार्बन है तो सी डबल बॉन्ड सी, इसके ऊपर कितना हाइड्रोजन लगाऊं, एच और एच, क्योंकि दो तो ऑलरेडी इधर से पूरा हो गया, इधर एच और एच, क्योंकि दो उधर से पूरा हो गया तो एक एक बचे, एच और एच बचे। इसका नाम क्या पड़ेगा, क्या नाम पड़ेगा इसका, क्या नाम पड़ेगा, इथीन। इसमें लास्ट वाला लग जाएगा
इन इन इन, यहां लास्ट वाला लगेगा आइन, क्या लगेगा यहाँ आइन। जैसे इसका नाम क्या पड़ेगा, इथीन, इथीन। अगर बेटा ऐसे हो जाए सी डबल बॉन्ड सी, क्या पड़ेगा, इसको हटा के डायरेक्ट 4 कार्बन का ले लो, एक डबल बॉन्ड ऐसे 4 कार्बन का होगा, इसका नाम क्या पड़ेगा, ब्यूटीन, ठीक है ना, ब्यूटीन। देखो बेटा मैं वही कह रहा था कि मैं चाहूं तो डबल बॉन्ड आगे पीछे कर सकता हूं, ये भी हो सकता है, जैसे पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा दो तो भी क्या कहेंगे इसको, आपको अभी ब्यूटीन ही कहेंगे। आगे आप नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तो थोड़ा इसमें अंतर है, आपको समझ में आएगा। बच्चों इसी तरह अगर इसे ट्रिपल बॉन्ड बना दो, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दो, नाम क्या होगा इसका, एक एच आएगा ना बस। बेटा लिख लेना नीचे, आप लोग एग्जाम्पल लिख लेना इसका, बेटा नीचे एग्जाम्पल आप लोग लिख लेना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इथाइन, इसको इथाइन कहेंगे, इसको नीचे लिख लेना बच्चों, बस एक दो लिख लो ताकि रिवीजन करते इसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो। इसको इथीन, बाकी तो जोड़ी लोगे, ये ब्यूटीन, ठीक है ना, वो हो गया इथाइन, वो इथाइन हो गया, ठीक। कार्बन एटम के अनुसार चीजें चलती रहेगी, इथाइन। आगे चले बच्चों, ठीक है, चलो बताओ पेंटाइन का क्या फॉर्मूला होगा, हाँ पेंटाइन का क्या फॉर्मूला होगा, C5H8, सही है, C5H8। बेटा पेंटेन का नहीं बोला है मैंने, पेंटाइन, लास्ट में देखो आइन बोला है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2, तो C5H2 इंटू 5-2, तो कितना हो जाएगा C5H8। ट्रिपल बॉन्ड कहां लगा है, कहीं भी लगा लो सर, लेकिन एक से ज्यादा मत लगाना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बाकी आप किसी भी कार्बन पे लगा लो, दैट इज योर ट्रिपल बॉन्ड। बच्चे इस साइक्लिक स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकता है, लेकिन वो अभी आपके स्कोप से बाहर है, ठीक है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों लिखो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लिखो, it is an atom or group, it is an atom or group of atom, it is an atom or group of atoms, it is an atom or group of atoms present in a molecule, present in a molecule which largely determine, it is an atom or group of atoms, or group of atoms, लिख लेना, it is an atom or group of atoms present in a molecule, present in a molecule which largely determine, which largely determine its chemical properties, its chemical properties, its chemical property, its chemical property, ठीक है बच्चों। तो दो ही तरह के फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ने हैं, दो तरह के फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ने हैं, एक तो हेलाइड के हेलोजन, एक क्या पढ़ना है, हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन। हेलोजन कौन कौन होते हैं बच्चों, तो जैसे सिंगल बॉन्ड से Cl जुड़ जाए, कार्बन हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन हटाए, क्या करना है, जैसे बच्चों हाइड्रोजन को हटाओ, एक हाइड्रोजन को निकाल दो, जैसे मीथेन है, मीथेन में CH4 फार्मूला है, एक हाइड्रोजन को हटा दो, उसके जगह पे Cl लगा दो, ठीक है ना, तो Cl लग गया तो ये अपनी प्रॉपर्टी को शो करेगा, तो Cl लगा या Br लगा, या Cl लगा Br लगा, या F लगा, या ये बच्चों बॉन्ड बना रहा हूं मैं, ऐसे जो डैश लाइन बना रहा हूं क्या है, बॉन्ड। जैसे अगर CH3 मीथेन का एग्जांपल ले लो, या और एग्जांपल बताता हूं थोड़ा फनी टाइप के, जैसे मान लो एक H जोड़ लो और 3 जगह क्लोरीन जोड़ लो, ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन की जगह क्या लगा लो, 3 क्लोरीन, इसको कहते हैं बच्चों क्लोरोफॉर्म, जिसको सुंघा के बेहोश किया जाता है,
किडनैपिंग के समय क्लोरोफॉर्म है, ठीक है ना। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन तो वही था, क्लोरीन के जुड़ने से उसकी कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर हो गई, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं जो एनेस्थीसिया में दिए जाते हैं। बच्चों आयोडीन, तो देखो हेलोजन ग्रुप में 4 आएंगे, ठीक है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ठीक है ना, ये हेलोजन ग्रुप। दूसरा बच्चों ऑक्सीजन के आते हैं, ऑक्सीजन के क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है एल्कोहल, पहला क्या होता है एल्कोहल। देखो पीने वाला अल्कोहल बस एक टाइप का होता है, और भी अल्कोहल होते हैं, जैसे अल्कोहल आगे पढ़ोगे तो होगा मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो जो पीने वाला अल्कोहल होता है वो केवल इथेनॉल होता है, मिथेनॉल पी नहीं सकता कोई, प्रोपेनॉल पी नहीं सकता कोई, इथेनॉल पीते हैं, तो इथेनॉल, ठीक है ना। अल्कोहल का ग्रुप क्या होता है, तो एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दो, एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो, OH। दूसरा होता है बच्चों एल्डिहाइड, क्या होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन लगाओ और ये वाला ग्रुप लगा दो, C डबल बॉन्ड OH। बच्चों देख लेना कंजेस्टेड तो नहीं हो रहा, समझ पा रहे हो ना, ये OH वाला ग्रुप अलग है और ये नीचे वाला अलग है, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या होगा एल्डिहाइड। इसी तरह बच्चों होता है कीटोन, क्या होता है कीटोन, कीटोन क्या होता है, ये दोनों तरफ से जुड़ सकता है, ऐसे ऊपर एल्डिहाइड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें दोनों तरफ बॉन्ड होते हैं, मतलब ये दो हाइड्रोकार्बन से एक साथ जुड़ सकता है, ये दो हाइड्रोकार्बन से एक साथ जुड़ सकता है, एक उधर और एक इधर, इसको क्या कहते हैं कीटोन। ये ऊपर वाले दोनों एक एक हाइड्रोजन को हटा के जुड़ते हैं, ये जो नीचे वाला है वो दो कार्बन से जुड़ सकता है, इधर इधर वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा के जुड़ेगा और इधर वाले कार्बन का भी एक हाइड्रोजन हटा के जुड़ेगा, तो दो चेन को एक साथ जोड़ लेता है कौन, कीटोन। तो कीटोन हमेशा कहाँ आएगा, बीच में आएगा, कीटोन हमेशा बीच में आएगा, कीटोन। कीटोन के बाद लास्ट होता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, CAR कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। विनेगर जानते हो ना, विनेगर में कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, इसका स्पेशल टाइप विनेगर होता है। C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड में H हटा के OH लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, H हटा के एल्डिहाइड में OH लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक स्पेशल टाइप होता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड को ही हम लोग विनेगर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, सिरका, सिरका जानते हैं ना, विनेगर, विनेगर में इस्तेमाल होता है। जब मधुमक्खी काटती है तो उसमें मिथुनेइक एसिड निकलता है, तो आगे सब बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ये मेनली आपको दो टाइप के पढ़ने हैं, और भी होते हैं, लेकिन ओवर टू क्लास 11th एंड 12th और भी होते हैं बच्चों, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप और भी है, अंत नहीं है इनका। लिखो बच्चों अब होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, ठीक है, क्लियर बच्चों, इसमें कोई डाउट है, कुंजल वंश बताओ बेटा, आप लोग बताइए कोई डाउट, ये ऐसे याद रखो बस, हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं, अल्कोहल और उसमें अंतर है बेटा, अल्कोहल क्या करेगा, एक H हटाएगा और जुड़ जाएगा, और ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले के पास एक एक्स्ट्रा कार्बन भी होता है, ये कार्बन लेके आएगा। देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप अपने भी एक कार्बन ले आएंगे, वो कौन कौन से हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जब जुड़ेगा ना तो ये पूरा का पूरा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। आप समझ रहे थे केवल ये है, नहीं, ये पूरा का पूरा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में ये C डबल बॉन्ड O और H, ये पूरा ग्रुप फंक्शनल, ठीक है ना, एल्डिहाइड, ठीक है ना। एसीटोन आप लोग जानते हैं ना, जो नेल पेंट छुड़ाने के काम में आता है, वो कीटोन होता है, ये कीटोन होता है। जब कीटोन दो तरफ से जुड़ने के लिए तैयार बैठा है, तो जब दोनों तरफ CH3 जुड़ जाता है तो इसी को एसीटोन कहते हैं, जो नेल पेंट रिमूवर में होता है। देखो बीच में कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये, कीटोन। इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक कार्बन से जुड़ गया, इधर भी, तो ये CH4 था, एक हाइड्रोजन भगाया और अपने जुड़ गया दोनों तरफ, इधर से भी एक भगाया उधर से। एग्जाम्पल बता रहा हूँ बस ऐसे समझने के लिए, जिससे आपको समझ में आए।
तो ये क्या करते हैं, बस हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाते हैं और फिर अपनी प्रॉपर्टी डोमिनेट करने लगते हैं। हाइड्रोकार्बन की वैसे भी ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन उतनी नहीं होती, ये अपनी प्रॉपर्टीज फिर शो करने लगते हैं। ठीक है बेटा। अब हेडिंग डालो होमोलॉगस सीरीज, डाल दिया। होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस। होमोलॉगस सीरीज देखो इसके बारे में, देखो इट इज द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स having the same functional group, it is a group of compound having the same functional group comma, same functional group comma similar chemical properties but differ by CH2 group, but differ by CH2 group, but differ by CH2 group, but differ by CH2 group। ठीक है बच्चों, देखो इधर बताता हूं, एल्कोहल का एग्जांपल ले, इधर ध्यान दो बेटा। बताओ मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, तो एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दूं तो ये एल्कोहल बन गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो, हाँ ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी बेटा, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो बॉन्ड बनाऊंगा। ठीक है। अगर 2 कार्बन का फॉर्मूला होता है, इथेन का क्या फॉर्मूला होता है, इथेन का क्या फॉर्मूला होता है, C2H6। तो बेटा देखो एक हाइड्रोजन हटाऊं एल्कोहल लगा दूं तो कितना होगा, C2H5OH। तो बताओ ये देखो ये दोनों होमोलॉगस हैं कि नहीं है, ये दोनों होमोलॉगस है कि नहीं, कैसे पहचानोगे। तो क्या इन दोनों में केवल इतने का अंतर है, पता करो। तो पहले कार्बन कार्बन का देख लो, कार्बन कार्बन में एक का अंतर है बस, C तो है, और हाइड्रोजन में देख लो नीचे वाले में कितना है 5 और ऊपर वाले में कितना है 3, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर हो और एक कार्बन का अंतर हो, तो ये क्या कहलाएंगे, होमोलॉगस सीरीज। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, अगर 2 कंपाउंड है, क्वेश्चन आएगा कि विच आर द फॉलोइंग, विच आर द पेयर्स आर होमोलॉगस, तो पेयर होमोलॉगस निकालना तो बस ये देख लेना, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अगर अंतर है तो इसका मतलब वो होमोलॉगस है। टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लेना टोटल। क्यों, पहले वाले में एक कार्बन है दूसरे में 2 है। बेटा कितना कार्बन बढ़ गया, एक ना, अंतर बताओ कार्बन का कितना है। बेटा इसमें एक कार्बन है ना, इसमें 2 कार्बन है, तो इसका अंतर होना चाहिए ना CH2 का, मतलब डिफरेंस फॉर्मूले में CH2 का होना चाहिए। तो इसमें कार्बन एक बढ़ गया, यानी इसमें CH2 जोड़ दोगे तो ये मिलेगा कि नहीं, देखो ये C डबल हो जाएगा, H2 से 5 हो जाएगा, ये होमोलॉगस सीरीज है, होमोलॉगस है। अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें नॉमेनक्लेचर, कभी करेंगे। अब देखो हमको क्या पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, जिसमें टाइम थोड़ा, एक क्लास पूरा पढ़ाएगा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आता है आप लोग को, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे पहले। नॉमेनक्लेचर ही एकमात्र ऐसा सारे टॉपिक है इसके अंदर जिसमें दिमाग लगता है। बताओ बताओ। फिर इसके बाद केमिकल कंपाउंड्स है कुछ, जैसे आपको 2 ही पढ़ने हैं केवल, एक पढ़ना है इथेनॉल और एक पढ़ना है आपको, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स के। फिर आपको पढ़ना है स्पेशल कंपाउंड्स जिनमें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड है। ठीक है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल भी क्लास लूँ, वैसे आज मानव सर नहीं थे इसलिए मैंने क्लास लिया है। बच्चों बताओ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, नॉमेनक्लेचर करोगे अभी, कर लिया जाए। बताओ बच्चों, कुंजल वंश, हाँ
वंश बताओ, कर लिया जाए? वंश कह रहा है अगली क्लास में। देखो क्योंकि मैं ये चाह रहा थोड़ा फ्रेश माइंड से नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है ना, इसलिए मैं रुक रहा हूँ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और बीच में छूट भी जाएगा। जैसे मैं अभी समझाना शुरू करूँ तो बीच में आपको छूट जाएगा, नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था एक क्लास में समझाऊंगा, आपका दिमाग थोड़ा फ्रेश रहेगा तो आप ज़्यादा शायद समझ भी पाए, ठीक है, इसलिए मैं सोच रहा था नेक्स्ट क्लास, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। प्री बोर्ड्स कब से हैं स्कूलों में? कुंजल कब से पहला प्री बोर्ड है? 4 दिसंबर। आपका वंश? 9 से, चलो ठीक है, ठीक है, कोई रिवीजन करते रहा करो। रिवीजन करने का क्या टेक्निक है आपका? देखो कैसे रिवीजन करते हो, रिवीजन नहीं करते हो, जीवन में विश्वास उठ चुका है, पढ़ाई से रिवीजन नहीं करना है। हाँ? देखो एक बात मैं बताता हूँ, जो अभी इसमें भाई तो दो गधे है नहीं, आज आराम फरमा रहे सब, 10th में आ गया, बोर्ड प्री बोर्ड सर पे आ गया, आराम फरमा रहा है गधा तो। पहले तो सो कम तुम लोग, ठीक है ना, पहले तो सो कम, सो के ज्यादा तो फिर क्या ही हो सकता है जीवन में। सुनो एक बात, सब लोग को अगर बढ़िया से जीवन में पढ़ना है तो अपना वीकली टारगेट डिसाइड करो, ठीक है ना, और उसको कंप्लीट करो। हायर क्लासेस में यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है, हम लोअर क्लासेस में भी उसको रोल डाउन करने का सोच रहे हैं। हायर क्लासेस में प्रोग्राम ये चल रहा है कि हर वीक का टास्क बच्चा 11th और 12th का भेजता है, ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर भेजता है कि हर बच्चा नाम लिख के कि मेरा ये नाम है, इस सैटरडे से इस सैटरडे तक मेरा ये टास्क है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसका जो स्ट्रीम है। फिर वो क्या होता है, हर वीक के लास्ट में इवेल्युएट होता है, जैसे मंडे को या ट्यूसडे को इवेल्युएट होता है। इवेल्युएट होने के बाद जो बच्चा अच्छा करता है उसको परफॉर्मर ऑफ द वीक का अवार्ड दिया जाता है, और साथ में फोटो कोचिंग में, अभी इस बार से इसको रोल डाउन किया है, कोचिंग में फोटो लगाई जाएगी उसकी। परफॉर्मर जो 4 बार परफॉर्मर ऑफ द वीक रहेगा उसको फिर परफॉर्मर ऑफ द मंथ, और फिर कुछ कैश प्राइज या कोई ट्रॉफी, ये मैंने अभी रोल डाउन किया हुआ है अभी हम लोगों ने अभी हायर क्लासेस में। तुम लोग भी वीकली टारगेट रखोगे ना, मोटिवेशन रहेगा इससे, सोओगे कम इससे। आदमी सोता कब है, जब उसको किसी चीज का एम नहीं रहता है, जो एमलेस होता है उसको पता नहीं। तुम एग्जाम आता है तो तुम्हें तो नींद नहीं आती, किसी को जैसे कल एग्जाम है तुम्हारा या 2 दिन बाद एग्जाम है, तब तो तुम नींद नहीं आती, तुम सारे कैपेसिटी को अपने पार कर देते हो, जो आपकी मैक्सिमम पढ़ने की कैपेसिटी आप उसको भी क्रॉस कर देते हो, आप अपने लिमिट को पुश कर देते हो। लेकिन जब ऐसे नॉर्मली पढ़ने की बात आती है तो आपका लिमिट एकदम सबसाइड हो जाता है, एकदम कम हो जाता है। उसका रीजन क्या है, आदमी के पास एम नहीं है, जो पढ़ रहा है उस स्टूडेंट उसके पास एम नहीं। एम, एम का मतलब क्या होता है, तुम पर डे एम मत रखो। पर डे एम रखने से क्या होता है, आज तुमने टारगेट रखा कुछ करने का, हम लोग इंसान है, जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आप उस एम को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो आपको डीमोटिवेटेड फील होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वीक का टारगेट रखेंगे तो समडे ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आपको आ जाए, तो आप अगले दिन आपके पास चांस रहेगा टू मैच अप टू कवर अप द थिंग ना, तो इसलिए वीकली टारगेट रखना चाहिए और जरूर रखना चाहिए। और ये इट इज द प्रॉमिस टू योर सेल्फ, ये आपका अपना प्रॉमिस है, ठीक है ना, अपना अपना प्रॉमिस है कि भाई बोर्ड में अच्छे नंबर ले आओ। अब बोर्ड के नंबर की वजह से उतनी इज्जत है नहीं, लेकिन फिर भी ले आओ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मतलब आप ऐसे घूमते फिरते रहोगे, आपके सोसाइटी में जिस कॉलोनी में रहते भी होगे उसमें अगर घूमोगे तो 4-5 90+ मिल जाएगा तुमको, ठीक है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर कंपैरिजन ड्रॉ होगा, तुम दुखी होगे, ठीक है ना। तो इससे, और ये 9th-10th में तो कुछ क्लास ही नहीं है, 9th-10th क्या क्लास है, उनका सिलेबस कितना सा है, बहुत छोटा सिलेबस है, कुछ चैप्टर ही तो परेशान करते हैं, एक फिजिक्स के जितने चैप्टर है वो परेशान करते हैं। बायो तुम एक बार कर लो, एक बार करके रिवीजन कर लो, बायो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। केमिस्ट्री भी तुम एक बार कर लो और उसको रिवीजन करते रहो, कभी धोखा नहीं होगा। लेकिन मैंने जो बात बताया है जीवन में उसको याद रखना, सिंगल नोट्स, सिंगल सोर्स, मल्टीपल रिवीजन, सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन। ज्यादा चालाक बनने का नहीं कि मेरे पास यूट्यूब पड़ा हुआ है,
ज्यादा स्मार्ट नहीं बनने का। ज्यादा जो स्मार्ट बनता है 80% अगर अच्छा है पढ़ने में तो रहता है, और पढ़ने में बेकार है फिर भी स्मार्ट बन रहा है तो 65% तक रह जाता है। एकदम क्लियर बात बता रहा हूं, या तो तुम करके देख लो, या तो मैं, जैसे मैं तो तुम्हें एग्जांपल जीते जागते नमूने कोचिंग में घूम रहे मैं दिखा दूंगा, 12th में ऐसा नमूना देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ज्यादा स्मार्ट नहीं बनने का। मल्टीपल सोर्स अवेलेबल होगा तुम्हारे पास। तुम्हारे पास कोई अभी एग्जाम आइडिया होगा, कोई कुछ दे देगा, कोई कुछ दे देगा, कोई कुछ दे देगा, कोई और ले आकर दे देगा, 10 ईयर दे देगा, 20 ईयर दे, कुछ भी दे देगा। कोई बोलेगा ये देखो पीडीएफ देख लो, ये देख लो, नोट्स देख लो, ये इस वेबसाइट का नोट्स है बहुत अच्छा है, इस वेबसाइट का है बहुत अच्छा है। बेटा इसके चक्कर में पड़े तो 65, अगर पढ़ने में ठीक नहीं तो 65 के ऊपर तो जाओगे नहीं, ये बात याद रखना। अगर पढ़ने में ठीक हो तो 80 के ऊपर जाओगे। क्यों रीजन बोल रहा हूं, एक नोट से रिवाइज करो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपका नोट्स मान लो कमजोर ही है, मैं एक बात बोलता हूँ, जो नोट्स बनाए हो या जो नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ वो नोट्स वीक ही है, हालांकि मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि सारी चीजें कवर अप हो, कुछ भी ना छूटे, लेकिन अगर तुम्हारा नोट्स वीक भी है फिर भी बच्चों जब आप कोई एग्जाम दे, बच्चा समझता नहीं, कोई जैसे एग्जाम होगा, यहाँ एग्जाम होगा, स्कूल में एग्जाम होगा, कोई जब एग्जाम दो उसमें कोई क्वेश्चन है और आपके नोट्स में वो नहीं था और बाद में उसका आंसर आपने खोज लिया, तो इसी चीज को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब उस समय उसको उठाओ, नोट्स को, नोट्स में कहीं उसको ऐड करो, जहां भी उसका रेस्पेक्टिव पोजीशन ऐड करो, क्योंकि जिस दिन एग्जाम परसों है साइंस का, ठीक है ना, उससे उस समय आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, एक मात्र नोटबुक या दो नोटबुक, अगर पूरा सिलेबस ज्यादा हो गया तो दो नोटबुक, लेकिन मल्टीपल सोर्स नहीं होना चाहिए कि 4 पीडीएफ फाइल रखी हुई है, 4 ड्राइव में सेव है, ठीक है ना, कुछ एग्जाम आइडिया से है, तो लास्ट में बच्चा क्या करता है, अरे चीजें तो मेरी इतनी सारी स्कैटर्ड है। अब जैसे किसी ने पूरे 5 घंटे का वीडियो देख लिया, नोट्स बनाया ही नहीं, बोला अरे अब क्या करूं मैंने तो 5 घंटे की वीडियो देख ली। अब एग्जाम में थोड़ी, एग्जाम परसों कल एग्जाम में 5 घंटे की वीडियो फिर बैठ के देखोगे, ठीक है ना, पागल हो जाओगे तुम, दोबारा देख नहीं पाओगे। तो दिखा तुमने तो नोट्स तो बनाया नहीं, देख लिया वीडियो देख लिया, फिर उसके बाद क्या करो, अब क्या करूं अब क्या करूं, तब तुम यूट्यूब पे तुम्हें दिखेगा सीधे वन शॉट रिवीजन, तुरंत दिखेगा यूट्यूब पे, तो तुम तुरंत क्लिक करोगे, बैठ जाओगे, वन शॉट रिवीजन। अब क्या होगा, तुमने जब पढ़ा था तो जिस टीचर ने तुमको पढ़ाया था चीजें सेम होती है, पढ़ने का, आपको समझने का, समझाने का तरीका अलग होता है। जिस टीचर ने समझाया था उस समय आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अब अगला बंदा जो आएगा वो किसी और तरीके से समझाएगा। लो, न तुम इधर के रहे न तुम उधर के रहे, इसीलिए बोल रहा हूं बहुत अच्छे हो गए तो 80 तक चले जाओगे, बहुत अगर तुम्हारी स्थिति सही नहीं है तो 65 के ऊपर जाओगे, ठीक है। इसीलिए बच्चों एकदम मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को अगर मान लोगे, सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन ये सफलता की कुंजी है, इट इज द की। ज्यादा स्मार्ट नहीं बनने का, साफ साफ बात बोल रहा हूं, सारी स्मार्टनेस नहीं तो बोर्ड के रिजल्ट के बाद खत्म हो जाएगी, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनने का। अभी तुम्हें समझा रहा हूं, तुम अगर अपना फ्यूचर देखना, कोई किसी को इच्छा है तो फ्यूचर को मैं बुला दूंगा, यहीं पे खड़ा होकर बता देगा कि हाँ मैंने ऐसे पढ़ा था, और फिर वो परसेंटेज भी दिखा देगा तुम। अभी वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है हमारे पास, वो लड़का, ठीक है ना, उसके पास सारा रिसोर्स है, उसके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, मोबाइल है, सब कुछ है, ठीक है। अब वो हार्ड कॉपी पे नोट्स बना के पढ़ रहा है, समझा। तो ज्यादा स्मार्ट नहीं बने, बार बार गलती करके मत सीखो। कुंजल मैं आपके लिए खास बोल रहा हूँ बेटा, आपका नोट्स बनाने पे ध्यान कम रहता है, या जिसका भी नोट्स बनाने पे, नोट्स अगर नहीं भी बना रहे हो, कोई पीडीएफ लिए हो, एक रखो एक, और उसमें अगर मैं पढ़ा रहा हूं कोई पढ़ा रहा है उसमें एडिशन करो, एक रखो, लेकिन एक से दो हुआ तो तुम गए किसी भी चैप्टर का। और जो न्यूमेरिकल, जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम किया है, चाहे कर रहा है, उस क्वेश्चन को लिखो जरूर, और सुंदर लिखो, ऐसे नहीं कि ऐसे लिख दो, सुंदर लिखो, ताकि उसको, बच्चों जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल ही है, अब पूरा मैंने फिजिक्स सॉल्व किया, पूरे साल फिजिक्स सॉल्व किया, मेरे 20 डाउट न्यूमेरिकल में निकले या 25 डाउट न्यूमेरिकल में निकले मान लो, सब चैप्टर मिला के,
तो तुमने डाउट तो सर्कल कर दिया कि ये मेरा डाउट था, तो अब कल एग्जाम है तो आज उसको रिवाइज, आज उसको सॉल्व करोगे बैठ के। तुम्हारा माइंड इतना काम करे, तुम्हारे प्रेशर में उतना काम करेगा कि उसको सॉल्व करोगे? नहीं। क्या करना है, जो क्वेश्चन डाउट बने अभी प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन डाउट बने उस क्वेश्चन को इनसर्कल तो करो, फिर बाद में जो चैप्टर है उसके लास्ट में खूब सुंदर से क्वेश्चन लिख के उसका सोल्यूशन जो भी सर ने बताया या अपने से आपने खोजा उसका सोल्यूशन लिख के खूब सुंदर, सुंदर क्यों, आप पढ़ पाओ एग्जाम के पहले उसको लिखो। बच्चों 90+% लाना बहुत आसान होता है अगर आप मिस्टेक्स नहीं करोगे तो। 90+ पाना डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप जो चीजें मैंने बताई है वो करते हैं तो। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है सबको बात? और बच्चों वीकली टारगेट रखो, वीकली टारगेट में फिजिक्स का एक चैप्टर जरूर रखो बच्चों, जरूर रखो फिजिक्स का एक चैप्टर। और फिजिक्स का एक चैप्टर रखो तो अपने को प्रॉमिस करो कि आई विल सॉल्व 25 क्वेश्चन, जैसे अभी प्री बोर्ड आ गया है तो बोलो आई विल सॉल्व 30 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। तुम चाहो तो बांट दो कि 10 करूंगा करंट से, 10 करूंगा लाइट से, 10 करूंगा मैग्नेटिज्म से, बांट दो लेकिन करो जरूर। एनसीईआरटी सारी सॉल्व कर लो। बायो में जो भी डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर पढ़ने के अलावा उन डायग्राम को ध्यान से देखो, उसमें कुछ लिखा है तो लेबल करने को आ जाता है। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी के डायग्राम जरूर देखने चाहिए क्योंकि वो लेबल करने को बोलेगा एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, बताओ, तो लेबल करने को आएगा। ठीक है ना, तो प्रॉमिस करो अपने को, और बायो करो, मैथ्स का प्रॉमिस करो, आपका जितना जो सब्जेक्ट है, और मेक श्योर बेटा कि तुम अगर अपने प्रॉमिस को नहीं रख सकते तो तुम जीवन में क्या ही सफलता पाओ। सीधी सी बात है। मैं बस ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आप इस तरह से वीकली टारगेट पे चलने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले वीक का टारगेट, अगर आपकी अर्जेंसी है जैसे बोर्ड ही आ गया, अब तो प्री बोर्ड ही आ गया, तो देख लो तुमको क्या करना है। टारगेट में वही रखो जो प्री बोर्ड के लिए पढ़ना है, ठीक है, लेकिन टारगेट तुम लोग पूरा करो। समझ में आ रहा है सबको? मेरी बातों को ध्यान रखना तुम लोग। मैं ध्यान रखना बच्चों, बहुत यूजफुल बात बता रहा हूँ और बहुत टाइमली बता रहा हूँ। अगर तुम्हारा किसी भी चैप्टर का नोट्स नहीं है, तुम पीडीएफ निकाल के पढ़ना चाह रहे हो, पढ़ो बच्चों। नोट्स नहीं है, पढ़ो, निकाल लो पीडीएफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब जगह कंटेंट सेम है, लेकिन मेक श्योर कि वही पीडीएफ लास्ट तक है और उसमें प्लस माइनस करते रहो, प्लस माइनस करते रहो। कोई क्वेश्चन आ गया, नहीं हुआ, कुछ नया फॉर्मूला पता चल गया, लिख दो। अब उसी पीडीएफ के लास्ट में कोई क्वेश्चन, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अब सर मैंने नोट्स तो पेपर पे नहीं बनाया, कॉपी पे नहीं बनाया, मैंने तो पीडीएफ ही रखा है प्रिंट आउट करके। हाँ ठीक है, तुम A4 शीट पे क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर लिखो, उसी में पिन कर दो, और क्वेश्चन तुम्हें मिलता जाए पिन कर दो, या हर चैप्टर के लास्ट में पीडीएफ के 4 पेज 3 पेज पिन कर दो। अरे इससे ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा डाउट वाला। डाउट वाले सारे क्वेश्चन लिख लो, चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे सब्जेक्टिव। कार्बोनेट्स कंपाउंड पूरा हो जाएगा तो आप लोग क्लास करते रहेंगे, प्री बोर्ड चलेगा तब भी क्लास करेंगे। ठीक है ना, प्री बोर्ड को पहले से मैनेज करना मैं पहले बता दे रहा हूं। मेरे को तब भी क्लास में बच्चे चाहिए जब प्री बोर्ड चल रहा हो। प्री बोर्ड अपना पहले से मैनेज करो, मैं बता दे रहा हूं एकदम साफ साफ। अभी वेट मत करो कि लास्ट दिन साइंस का एग्जाम आएगा तो उससे एक रात पहले पढ़ूंगा, नहीं। अभी से टारगेट करो, मेरे को प्री बोर्ड में आप लोग की क्लास चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया है, मैं दोबारा रिवीजन कराऊंगा। रिवीजन फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा, और रिवीजन मतलब केवल ऊपर ऊपर नहीं, दोबारा पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो बात को? दोबारा पढ़ाऊंगा। पहली बार में समझ में नहीं आया, आपकी एज बढ़ चुकी है, 1 साल का आपको अनुभव हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ्स का आपको अनुभव हो गया, माइंड डेवलप हो चुका है, कुछ प्रेशर को झेल चुका है। अब जो चीज पहले समझ में नहीं आई थी दोबारा उससे अच्छी समझ में आई, फिर पढ़ाऊंगा। तो क्लास मतलब मैं फिर अभी बोर्ड तक जाने से पहले तक फिर सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, और साथ ही साथ बच्चों दिसंबर लास्ट तक जब आप कंफर्टेबल हो ना, जब आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन ठीक हो जाए, एग्जाम देने शुरू कर देना। ठीक है ना, तो अभी वीकली वीकली रख लेंगे, 2-2 चैप्टर का करके पहले, जो चैप्टर जैसे रिवीजन कराया, जैसे कार्बन का रख लेंगे, कार्बन का अकेला रख लेंगे, तो अब एक चैप्टर कार्बन का टेस्ट हो जाएगा खूब बढ़िया से। ठीक है ना, कार्बन का फुल टेस्ट हो जाएगा। फिर 2-2 चैप्टर का टारगेट करके 2 चैप्टर का रिवीजन और 2 चैप्टर का टेस्ट, ऐसे करके फिर टेस्ट लेते चलेंगे, रिवीजन, फिर लास्ट में सब पूरे चैप्टर को कंबाइन करके ले लेंगे। ठीक है ना, 30 से 35 टेस्ट हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मोस्ट वेलकम।